19 मौतें, 400 घायल और प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली का इस्तीफा। ओली का बतौर प्रधानमंत्री ये चौथा टर्म था नेपाल में। इससे पहले जब भी उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके पीछे वजह होती थी गठबंधनों का टूट जाना, पर इस बार इस्तीफे की वजह बहुत संगीन है। उन पर नेपाल के 19 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम लगा रहे हैं युवा। नेपाल के अखबार इन हत्याओं के लिए ओली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे नेपाल के लिए बहुत भारी रहे। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो शोक मना रहे हैं, उनके घरों से जनाजे उठ रहे हैं। इन मौतों ने प्रोटेस्ट को और भड़का दिया है। नेपाली अखबारों में लिखा जा रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए जब आंदोलन तेज हुआ था, उस वक्त भी एक दिन में इतने लोग नहीं मारे गए थे। इसलिए 8 सितंबर को नेपाल के इतिहास का सबसे क्रूर दिन बता दिया गया है। 8 तारीख को जो हुआ 8 सितंबर को, उसका रिएक्शन 9 सितंबर को दिख रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों के घरों पर हमले हुए हैं, आगजनी हुई, कुछ मंत्रियों की तो पिटाई तक की खबर है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। फिर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो प्रदर्शनकारियों की गिरफ्त में हैं, उन्हें बंधक बना लिया गया है। भले ही नेपाल के अखबार लिखने में हिचकिचा रहे हों क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है, पर फिलहाल वहाँ अनारकी के हालत बन गए हैं। सरकार ने भले सोशल मीडिया बैन हटा लिया हो, लेकिन नेपाल के युवा 19 मौतों की जवाबदेही चाह रहे हैं। साथ ही करप्शन, बैड गवर्नेंस और एलिटिज्म के नाम पर जो उनकी आपत्तियां हैं, उनको भी वो दर्ज करा रहे हैं। हमने राजदूत की पिछली किस्त में आपको इस प्रदर्शन का एक ओवरव्यू दिया था। आज भी नेपाल के कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं। खबर ये भी आई है कि ओली देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दुबई जाने के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया है। भारत सरकार ने भी नेपाल में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अनुमान है कि नेपाल में लगभग 6 लाख भारतीय रहते हैं। भारत सरकार ने नागरिकों से घर पर ही रहने की अपील की है और नेपाल सरकार के आदेश फॉलो करने की भी बात कही है। तो आज के शो में हम नेपाल के डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे, बताएंगे कि अब प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, दिन भर क्या क्या हुआ और नेपाल में आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। नेपाल में जो हो रहा है, ऐसा मंजर पिछले कुछ समय में एशिया महाद्वीप के कई देशों में दिख चुका है। 2022 में श्रीलंका में प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की सरकार गई, उन्हें देश छोड़कर भागना भी पड़ा। फिर पिछले साल बांग्लादेश में भी हमने ऐसा ही होते देखा। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के परिजनों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन हुआ। 1000 से ज़्यादा छात्र मारे गए। नतीजा ये हुआ कि हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, अभी हिंदुस्तान में है। फिर इसी साल फिलीपींस में भी महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। पिछले हफ्ते से इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि वहां राष्ट्रपति ने सांसदों का भत्ता बढ़ा दिया था। अब नेपाल में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सारे आंदोलनों में एक बात कॉमन है कि हर जगह छात्र इन आंदोलनों को लीड कर रहे हैं। चंद घंटे पहले जब हम शो के लिए तैयारी कर रहे थे तो हमने एक सवाल लिखा कि क्या नेपाल का हश्र भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह होगा। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है राजदूत का, पहले लिखाई होती है, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है, उस अंतर के बीच ही हमें ये बात लिखने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका जवाब मिल चुका है। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्डेल ओली को इस्तीफा देने के लिए मना रहे थे। अब इस्तीफा हो गया है। इस तरह का गॉसिप भी चला कि ओली देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी तो यही है कि ओली नेपाल में हैं। उनके देश से भाग जाने की खबर पुष्ट नहीं हुई है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए लिखा कि मैं कल राजधानी और देश के अलग अलग हिस्सों में हुए प्रदर्शनों और उसके बाद की घटनाओं से दुखी हूँ। हमारी नीति है कि किसी भी तरह की हिंसा देश के हित में नहीं है। हम बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। स्थिति का आकलन करने और सार्थक समाधान खोजने के लिए मैं संबंधित पक्षों से बातचीत के लिए तैयार हूँ, कर भी रहा हूँ। इसके लिए मैंने आज शाम 6 बजे सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। मैं सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस मुश्किल समय में शांत रहें। ओली के बाद नेपाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, कौन देश चलाएगा, फिलहाल यही सबसे अहम सवाल बने हुए हैं। इन सवालों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले 9 सितंबर को क्या क्या हुआ, बड़े अपडेट्स देते हैं। डेवलपिंग न्यूज़ है, सारे अपडेट्स हम यहाँ नहीं दे सकते, ज़्यादा से ज़्यादा को शामिल करने का प्रयास है। छात्रों ने राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया है। कई मंत्रियों के घरों पर हमले हो रहे हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आवास में आगजनी हो चुकी है। कई मंत्री देश छोड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। वो पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स पार्क दिख रहे हैं। 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं।
गृह मंत्री रमेश लेखक का इस्तीफा कल ही आ गया था। उन्होंने हिंसा को न रोक पाने की वजह से इस्तीफा दिया था आज, यानी 9 सितंबर को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं राजदूत का, तब तक 2 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर और आई है। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने खूब दौड़ाया, पीटा, उनके साथ में बदतमीजी की। कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें वो गलियों में, नदी तक में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा, जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, उन्हें अपनी हिरासत में ले रखा है। अगवा भी आप कह सकते हैं। मंत्रियों के घर पर हमले बढ़ने की वजह से सेना एक्टिव हुई है। सेना ने लगभग आधे दर्जन हेलीकॉप्टर भेजे हैं ताकि मंत्रियों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला जा सके। इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। वही प्रदर्शनकारी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि सरकार का कोई भी मंत्री देश छोड़कर न भाग पाए। इसलिए छात्रों ने एयरपोर्ट का भी घेराव कर लिया है और वहां आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी के चलते कई विमानों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। भारत से जाने वाली कई फ्लाइट्स भी एयरपोर्ट से मंजूरी मिलने के इंतजार में है। खबर गांव की टीम ने भी आज काठमांडू जाने का प्रयास किया था। फ्लाइट बोर्ड की 3 घंटे तक अभिषेक और ऋषिकेश बैठे रहे, लेकिन अंततः सभी को डीबोर्ड कराया गया क्योंकि त्रिभुवन पर ऑपरेशंस बंद हो गए हैं। इंडिया टुडे को ओली से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि ओली दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इलाज का बहाना बनाया है। एयरपोर्ट पर एक विमान को स्टैंड बाय पर रखा गया है और खबर में यहाँ तक दावा किया गया है कि ओली ने पहले ही अपनी जिम्मेदारी उप प्रधानमंत्रियों को सौंप दी थी। नेपाल में 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। एक है प्रकाश मान सिंह, जो नेपाली कांग्रेस से आते हैं। दूसरे हैं विष्णु प्रसाद पौडेल, जो ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल से आते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें पीटा है, वो वीडियोस इन्हीं के हैं। ओली एक इमरजेंसी मीटिंग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसका खास असर पड़ा नहीं है। आज ही काठमांडू से वो विजुअल आए जिसमें हम प्रदर्शनकारियों को ओली की पार्टी यूएमएल के दफ्तर पर लगा झंडा उतारते हुए देख सकते हैं। सुबह सुबह एक मीटिंग नेपाली कांग्रेस यानी एनसी के नेताओं ने भी की है। ओली सरकार की सरकार एनसी के समर्थन से ही चल रही थी। एनसी के नेता शेर बहादुर देउबा खुद नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चूंकि मौजूदा सरकार में भी उनकी भागीदारी है, इसलिए नेपाल के छात्र देउबा से भी नाराज हैं। जब सरकार के मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, तो इसकी आंच देउबा तक भी पहुंची। हमने पहले ही बताया, उन्हें घर पर बंधक रखा गया था। नेपाली कांग्रेस पार्टी का दफ्तर भी तोड़ा गया है, वहां भी आग लगाई गई। साथ में संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी फूंक दिया गया है। उस कंपनी के दफ्तर पर भी हमला हुआ जिस पर इल्जाम लग रहा था कि वो हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा रही है ताकि नेताओं को निकाला जा सके। नेपाली सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने ओली के इस्तीफे के बाद एक जॉइंट अपील जारी की है। इसमें कहा गया है, चूंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा पहले ही राष्ट्रपति मान चुके हैं, इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें और इस कठिन परिस्थिति में जान माल को और अधिक नुकसान न होने दें। बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान ही व्यवस्था और स्थिरता को बहाल करने का एकमात्र तरीका है। राजदूत रिकॉर्ड होने से ठीक पहले यह भी खबर आई कि काठमांडू पोस्ट के नेपाली संस्करण कांतिपुर का दफ्तर फूंक दिया गया है। कांतिपुर के पत्रकार अब सोशल मीडिया के जरिए अपडेट दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह अति की सीमा को लांघा। दल्लू में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि झालानाथ की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्राकर को घर से निकलने नहीं दिया गया। आग में बुरी तरह झुलस गई। उन्हें कीर्तिपुर बोन हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पीटीआई ने आज सुबह देउबा वाली पार्टी एनसी के नेताओं से बात की थी, जिसमें एनसी ने कहा था कि वो ओली का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एनसी के समर्थन से ही ओली की सरकार चल रही थी। अब ओली ने खुद इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा, क्योंकि जो छात्रों का प्रदर्शन है वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट जला दी, उन्होंने संसद जला दी, वो पार्टियों के दफ्तर जला रहे हैं। कुछ नाम हम बताएंगे, पर इसे समझने के लिए आपको नेपाल का मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा, तभी आपको बात समझ आएगी। साल 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तब से लेकर अब तक 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, पर जब आप नेपाल में प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे तो 3 नाम बार बार देखेंगे। पहले हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दूसरे हैं शेर बहादुर देउबा, ये भी 3 बार रह चुके हैं। इसके बाद आते हैं केपी ओली, 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये पहली बार था उनके लिए कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान आ ही नहीं पाए, उससे पहले इस्तीफा हो गया। नेपाल की संसद में 275 सीटें हैं। आखिरी बार चुनाव 2022 में हुए थे। सबसे ज़्यादा सीट 89 देउबा वाली नेपाली कांग्रेस यानी एनपी को मिली। दूसरे नंबर पर ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रही, यूएमएल जिसको कहते हैं, 78 सीटों के साथ।
तीसरे नंबर पर प्रचंड की माओवादी सेंटर रही 32 सीटों के साथ। बहुमत के लिए 138 सीट चाहिए थी, किसी के पास बहुमत था नहीं, इसलिए ओली और प्रचंड ने गठबंधन किया। साथ ही दूसरी छोटी पार्टियों से भी समर्थन लिया। तय हुआ कि ओली और प्रचंड बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ ही महीने बाद ये व्यवस्था चरमरा गई। प्रचंड ने मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया, विपक्ष में चले गए। अब बचे ओली। इन्होंने देवबा की एनसी से गठबंधन किया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। पहले दो कम्युनिस्ट पार्टीज ने मिलकर के सरकार चलाने की कोशिश की, उसमें से एक हटा तो नेपाली कांग्रेस से यूएमएल ने गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन 2027 तक चल सकता था, क्योंकि नेपाल में प्रधानमंत्री पद की सीमा 5 बरस की है। पर आज तक कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। हमेशा गठबंधन टूट जाते हैं मतभेदों की वजह से। पाकिस्तान वाला हाल कुछ कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है कि कोalitions चल नहीं पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बहुत अलग है नेपाली सिस्टम, वहाँ सेना सरकार के काम को प्रभावित नहीं करती है। अब ये जो 3-4 कैरेक्टर्स हमने बताए वो इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि नेपाल के छात्र बहुत नाराज हैं। उनके पास कोई नए ऑप्शंस नहीं है। ओली नहीं तो देवबा, देवबा नहीं तो प्रचंड। पिछले कुछ बरस में यही 3 लोग बारी बारी से प्रधानमंत्री बने और कोई भी छात्रों की मांग पूरी नहीं कर पाया। इसलिए वहाँ के छात्र नेपाली जुबान में स्थिति को कहते हैं, जुन जोगी आए पने काने चिरे को। हिंदी में कहें तो चाहे कोई भी जोगी आ जाए सबका तो कान छिदा ही होगा। यानी कोई भी आ जाए सब एक जैसे हैं, नेता बदले या व्यक्ति फर्क नहीं पड़ता, ढर्रा वही रहता है। 3 करोड़ से कम आबादी नेपाल की, उसमें से 70 लाख लोग देश के बाहर हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं, पर अब तक वहाँ कोई भी सरकार रोजगार का जो विषय है उसका ठीक बंदोबस्त नहीं कर पाई। हमने कल भी आपको बताया था कि अग्निवीर योजना अभी तक के नेपाल ने एक्सेप्ट नहीं की है। उस वजह से वहाँ के लोग, वहाँ के युवा इंडियन आर्मी में भी भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। नेपाल में लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं। बाय द वे 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर लगभग 22% है नेपाल में। कैसे समस्या दूर होगी? ये जो तीनों नेता जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, शेर बहादुर देवबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये तीनों ही अपने अपने कार्यकालों में इसका समाधान दे नहीं पाए। 19 लोगों की मौत के बाद ओली का इस्तीफा आया है, तो अब नेपाल में संकट है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि कौन इस संकट को हरेगा और नेपाल की सत्ता संभालेगा। ऐसे कुछ नामों की चर्चा जो हो रही है हम आपको बता देते हैं। पहले हैं शेखर कोइराला, नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। कोइराला सिर्फ नेता ही नहीं है, एक शिक्षाविद भी हैं। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान के वाइस चांसलर रहे, इसलिए उन पर पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छा इंप्रेशन है। पार्टी के भीतर उनकी पकड़ का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि वो केंद्रीय कार्य समिति में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले नेता रहे हैं। पार्टी के 14वें अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए शेर बहादुर देवबा को चुनौती भी दी थी, हालांकि जीत नहीं पाए। एनपी पार्टी के लिए नौजवानों का जनाधार तैयार करने में इनका भी योगदान माना जाता है। एनपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ के जेंजी नहीं चाहते कि वापस देवबा पीएम बने। ऐसे में एनपी से कोइराला का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन कोइराला की उम्र उनके पक्ष में नहीं है, लगभग 75 साल के हैं। ऐसे में गगन थापा का नाम भी सामने आ रहा है। महासचिव है एनपी में, देवबा गुट से अलग हैं, काठमांडू से सांसद हैं। दूसरा नाम है काठमांडू के मेयर बालन शाह का, एक पॉपुलर नेता हैं। जो उनके आलोचक हैं उनको पॉपुलिस्ट नेता भी कहते हैं कि बस अच्छी अच्छी बातें करके आप पॉलिटिक्स में आए हैं। पेशे से रैपर रहे हैं और राजनीति में इनका खास अनुभव नहीं है, लेकिन लोगों ने पसंद किया और वो मेयर बन भी गए। हमारे पास ज़ेलेंस्की का उदाहरण है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कई बार आगे भी निकल जाया करते हैं। ज़ेलेंस्की कॉमेडियन थे, अब देश की कमान संभाल रहे हैं और 3 साल से ज़्यादा वो एक युद्धग्रस्त देश को लीड कर चुके हैं, पूरी दुनिया से समर्थन जुटा भी रहे हैं। बालन शाह से लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि वो भी रिज़ाइन करें और नेतृत्व करें प्रदर्शनों का। कुछ देर पहले वो मीडिया के सामने आए और छात्रों से शांति की अपील उन्होंने की। बालन को टाइम मैगजीन ने 2023 में अपनी टॉप 100 ग्लोबल पर्सनालिटीज़ की लिस्ट में जगह दी थी। कई इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों ने उनके काम और प्रभाव पर लिखा है। 9 तारीख के एक एडिटोरियल में काठमांडू पोस्ट ने लिखा, द रोड मैप ऑफ न्यू नेपाल अंडर बालन शाह। इसमें बालन की हीरोइक छवि दिखाई गई। इस आंदोलन की तुलना 2006 के आंदोलन से की गई, जब नेपाल में लोकतंत्र आया था राजशाही को हटा के। हम नहीं जानते कि बालन पीएम बनेंगे या नहीं, ऐसा फौरी तौर पर होता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। लगभग सारी पार्टियों से उन्होंने दुश्मनी ले ली है, सबकी ही आलोचना करते हैं और फिर वो मधेश से आते हैं, जो भारत से लगा हुआ इलाका है, तराई से। ऐसे में पहाड़ी सूबों के लोग उन्हें कितना स्वीकारेंगे, इस पर प्रश्न है। बिना नेतृत्व वाला आंदोलन बाढ़ के पानी की तरह होता है, अपनी राह वो खुद बनाता है। क्या नेपाल में जेनसी आंदोलन अपनी राह बना पाएगा?
ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। नेपाली अखबारों के एडिटोरियल में ओली की निंदा की जा रही है। काठमांडू पोस्ट लिख रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर के बाहर छात्रों की हत्या की गई, उन्हें सिर और छाती पर सीधे गोली मारी गई। इससे देश में हालत गंभीर हुए हैं। हमने इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए कृष्ण राजन जी से संपर्क किया। आप नेपाल, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, जाम्बिया और अल्जीरिया में राजदूत रह चुके हैं। हमने राजन से पूछा कि पूरी स्थिति को कैसे रीड किया जाए। मंत्रियों की पिटाई हो रही, आगजनी हो रही, तो कहीं कहीं नेताओं के अपहरण तक की खबर है। नेपाल सरकार इन प्रदर्शनों को काबू क्यों नहीं कर पाई? कि ये बहुत साल से ये काफी स्पष्ट था कि नेपाल के जनता में के बीच में काफी फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी था, क्योंकि करप्शन बढ़ते आ रहा था, इंस्टेबिलिटी बढ़ रहा था, हर साल एक नया प्रधानमंत्री आ रहा था। लेकिन ये 4 या 5 पुराने ज़माने के जो लीडर्स हैं वो बाय रोटेशन प्रधानमंत्री बनते गए, और गवर्नेंस या करप्शन कमी करने में या इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आगे बढ़ाने में कोई बदलाव नहीं आया। तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। ये साफ था कि कभी न कभी ये बॉयल हो जाएगा और एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। और ख़ास तौर के जो नौजवान हैं नेपाल के, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रहा था, उनको नेपाल के बाहर जाना पड़ रहा था, और उनके आगे कोई भविष्य स्पष्ट में दिख नहीं रहा था देश में। राजशाही खत्म कराने के लिए हुआ आंदोलन 2.5 हफ्ते चला था। इस बार आंदोलन के 2 दिन पूरे नहीं हुए, पूरी सरकार का इस्तीफा हो गया। कई लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी खोज रहे हैं कि डोनाल्ड लू का दौरा यहाँ भी हुआ था, अमेरिका बांग्लादेश के बाद अब नेपाल को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। कुछ लोग चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन बातों में कितना आधार है? क्या ये बात सही है कि एनजीओज का बड़ा रोल था इन प्रोटेस्ट में? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नेपाल में जो एजिटेशन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, क्राइसिस आ गया है, वो कोई फॉरेन इंटरवेंशन के कारण हुआ है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस स्थिति में बाहर के देश जो हैं, खास तौर के मैं कहूँगा चीन और पाकिस्तान, इसमें इंटरेस्ट काफ़ी लेगा, क्योंकि पहले भी हम देखे हैं इतिहास में, जब भी इस तरीके का इंस्टेबिलिटी रहा है नेपाल में, पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाया है। अब तो चीन काफी ओपनली आगे बढ़ा है, पाकिस्तान को मदद कर रहा है। चीन का जो नेपाल भारत के साथ जो संबंध है, उसमें भी काफी टेंशन आया है। तो मेरे ख्याल से चीन और पाकिस्तान क्या करेगा, नेपाल के इंस्टेबिलिटी को कैसे फायदा कैसा उठाएगा, ये हमें देखना होगा। क्योंकि जो 1700 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है नेपाल और भारत के बीच में, उसका काफी दुरुपयोग हो सकता है, पहले भी हुआ है। राजशाही खत्म कराने के लिए हुए आंदोलन में भारत की भूमिका का जिक्र होता रहता है। क्या इस आंदोलन के बारे में भी ये कहा जा सकता है, या बांग्लादेश के बाद नेपाल दूसरा उदाहरण है जहां भारत भाप नहीं पाया कि क्या होने जा रहा है? ये नहीं सोचता हूँ कि नेपाल में किसी तरीके से भारत की ओर एक निशाना बन रहा है। भारत ने शायद एक ही मिसजजमेंट किया था, जब राजा को हटाने का बात चल रहा था। तो राजा ज्ञानेंद्र और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। और ये सच है कि मनमोहन जी का जो सरकार था, मनमोहन जी खुद ज़्यादा इंटरेस्ट लिए नहीं, और कम्युनिस्ट नेता थे, कुछ सोशलिस्ट नेता थे जो नेपाल के लेफ्टिस्ट पार्टीज के नज़दीक थे, करीब थे। उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज, नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज को ये इनफॉर्मली सजेस्ट किया था कि देखिए, राजा को हटने दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से मिस जजमेंट था, क्योंकि राजा का एक इंस्टीट्यूशन था, मोनार्की जो था वो इंस्टीट्यूशन था। और जब इंस्टीट्यूशन चला गया, तो नेपाल का जो डेमोक्रेसी है
वो और भी ज्यादा खतरे पे पड़ गया, वो और भी अनस्टेबल बन गया है। अगला सवाल हमारा यह है कि नेपाल में छात्रों ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही नकार दिया है। मंत्री दौड़ाकर पीटे गए हैं, संसद भवन के साथ साथ मंत्रियों के आवास और पार्टियों के दफ्तर जलाए गए हैं। ऐसे में क्या नए सिरे से चुनाव होंगे या अब भी कोई नेता है जो नेपाल को संभाल सकता है? नेपाल के जनता, खासतौर के जो नए जनरेशन के लोग हैं जो सड़क पे उतरे हैं, ये उनको तय करना होगा कि किस तरीके से बदलाव आ सकेगा। लेकिन ये सच है कि ये नेपाल का ये 10, 12, 15 साल से जो ट्रांजिशन चल रहा है वो खत्म करना होगा, और नए तरीके का सरकार जिसमें नौजवान लोग उनके इंटरेस्ट में सरकार चल सकेगा, प्रगति की ओर रहेगा, और भारत के साथ एक एनलाइटेंड बायलैटरल संबंध बन सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेकलेस नेशनलिज्म जो पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं लेफ्टिस्ट पार्टीज ने प्रैक्टिस किया है, और नेपाली कांग्रेस कुछ कर नहीं पाया इसके बारे में। जो बॉर्डर उन्होंने यूनिलैटरली बदल लिया, एक नया करेंसी नोट छपा लिया पार्लियामेंट के कैबिनेट डिसीजन के थ्रू। तो ये सब बंद करना होगा और अपने प्रगति पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करना होगा, और इस पे भारत बहुत कुछ कर पाएगा। लेकिन ये नेपाल को तय करना होगा कि वो किस तरीके के संबंध चाहते हैं भारत के साथ। हमने राजन से ये भी पूछा कि ऐसी स्थिति में भारत के क्या ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल से भारत को अभी नेपाल के साथ जो कुछ साल के लिए हमने एक ट्विन पिलर पॉलिसी बना के रखा था, जिसमें सारे पॉलिटिकल फोर्सेस जो थे उस वक्त, मोनार्की था, किंग वीरेंद्र के साथ पहले रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने ये तय किया कि हम मोनार्की को भी सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सपोर्ट करेंगे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये ट्विन पिलर पॉलिसी बन गया। और धीरे धीरे जब माओवादी मेन स्ट्रीम में आने का जब बातचीत चल रहा था, तो एक तरीके से थ्री पिलर पॉलिसी बन रहा था, जिससे कि हम राजा, पॉलिटिकल पार्टी और माओवादी को भी सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन उसके पहले मैं इसके बारे में लिखा भी हूँ, ये पाकिस्तान ने तय कर लिया और चीन ने तय कर लिया कि मोनार्की को ख़त्म करना चाहिए और माओवादी को पूरे तरीके से मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। ये उनके फ़ायदा में है, उनके इंटरेस्ट में रहेगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे कि क्राउन प्रिंस जो थे दीपेंद्र, उसको एक तरीके से डिसेप्शन के थ्रू उन्होंने ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह को इस्तेमाल करके उनको एक आइडिया दे दिया कि राजा वीरेंद्र एक सेरेमोनियल मोनार्क बनेंगे। माओवादी को एक तरीके से एक उन्होंने एक समझौता उनके साथ समझौता बन गया है, और यदि वो सेरेमोनियल मोनार्क बनेंगे और एक तरीके से प्रेसिडेंट बनेंगे, तो फिर दीपेंद्र के लिए कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। तो दीपेंद्र कंप्लीटली उससे अफेक्ट हो गए, और उन्होंने फिर काफी गड़बड़ किया और सारा रॉयल फैमिली को खत्म कर लिया। तो जी, उसमें उसके पीछे भी एक लंबा किस्सा है। तो ये था आज का राजदूत, जिसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप खबरगाहों को देखते रहिए।